स्क्विड गेम का सीजन 2 दिसंबर 26 को रिलीज होने वाला है। तो आइए इसके रिलीज होने से पहले जानते हैं स्क्विड गेम सीजन 1 की पूरी कहानी। ये वीडियो सीजन 1 का रिकैप होने वाला है, जिसे आपको सीजन 2 देखने से पहले जरूर देखना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है जीहुन नाम के एक आदमी से। जीहुन अपनी माँ के साथ रहता था और वो कर्ज में काफी डूबा हुआ था। जीहुन का उसकी वाइफ से तलाक हो चुका था और उसकी बेटी अपनी माँ के साथ रहती थी। जीहुन अपनी बेटी के लिए एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट लेना चाहता था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा गिफ्ट खरीद सके। इसलिए वो अपनी माँ का डेबिट कार्ड चुराता है और उनके पैसों से गैम्बलिंग करता है, ताकि उन पैसों को डबल करके वो एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट खरीद सके। वो पैसे तो जीत जाता है, पर जब वो कर्जदार अपने पैसे लेने के लिए जीहुन का पीछा करते हैं, उसी दौरान एक जेब कतरी जीहुन के सारे पैसे चुरा लेती है। वो कर्जदार जीहुन को मारते हैं और उसे पैसे देने के लिए पूरे 1 महीने का वक्त देते हैं। जब जीहुन इन सारी बातों से परेशान होकर एक ट्रेन स्टेशन पर बैठा होता है, तब उसे वहाँ पर एक वेल ड्रेस्ड आदमी मिलता है, जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और उसे पैसों के लिए एक गेम खेलने को कहता है। वो कहता है कि अगर जीहुन उस गेम को जीत जाता है तो उसे पैसे मिलेंगे, और अगर वो हारता है तो वो सेल्समैन उसे थप्पड़ मारेगा। जीहुन गेम खेलने के लिए तो मान जाता है, और हर बार जब वो हारता है तब वो सेल्समैन उसे थप्पड़ मारता है। काफी सारे थप्पड़ खाने के बाद भी जीहुन खेलना कंटिन्यू करता है और आखिरकार वो कुछ पैसे जीत जाता है। इसके बाद वो सेल्समैन उसे एक बिजनेस कार्ड देता है और उसे एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, जिसमें वो गेम्स खेलकर बहुत सारे पैसे जीत सकता है। जीहुन इस बात के लिए मान जाता है और कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और गेम खेलने के लिए हाँ कर देता है। फिर इसके बाद जीहुन को पिकअप करने के लिए एक वैन आती है, जिसमें उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब जीहुन की आंखें खुलती है, तब वो अपने आप को एक डॉर्मिटरी में पाता है, जहाँ पर उसके अलावा 455 और लोग थे। वहाँ पर मास्क पहने हुए कुछ गार्ड्स आते हैं और वो उन प्लेयर्स को बताते हैं कि किस तरह वो सभी लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, पर उनके पास ये मौका है। अगर वो सारे गेम्स जीत जाते हैं तब वो ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं, जिससे उनकी सारी परेशानियां हल हो जाएगी। यहाँ पर जीहुन अपने बचपन के दोस्त सांगू से मिलता है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकर था, जिसने अपने क्लाइंट्स के पैसे डुबा दिए थे और अब वो अरेस्ट होने वाला था। इसलिए वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा था ताकि वो ढेर सारे पैसे जीत सके। जीहुन यहाँ पर उस जेब कतरी से भी मिलता है, जिसने उसके पैसे चुरा लिए थे। उस लड़की का नाम था कैंग सेब्योक। सेब्योक का एक भाई था जो कि एक ऑर्फनेज में था, और उसके पेरेंट्स नॉर्थ कोरिया में थे, जिन्हें वो बॉर्डर पार करवाकर साउथ कोरिया में लाना चाहती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जीहुन एक बूढ़े आदमी प्लेयर 001 से भी दोस्ती करता है, जिसे ब्रेन ट्यूमर था। उस आदमी ने इस गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वो बाहर की दुनिया में मरना नहीं चाहता था। सभी प्लेयर्स से कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है और फिर पहला गेम शुरू होता है, जिसका नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम को खेलते टाइम ही इन प्लेयर्स को पता चलता है कि जो भी इस गेम में हारेगा वो अपनी जान गंवा देगा। जीहुन सांगू और प्लेयर 199 की मदद से इस गेम को जीत लेता है, पर लगभग आधे प्लेयर्स इस गेम में अपनी जान गंवा देते हैं, और हर प्लेयर के मरने से उनके हिस्से के पैसे उस पॉट में ऐड होते जाते हैं। पर बहुत से प्लेयर्स इस मौत के खेल से इतना डर जाते हैं कि वो क्लॉज 3 का यूज करके इस गेम को बंद करवाने का फैसला लेते हैं। सभी प्लेयर्स को ये वोट करना पड़ता है कि वो आखिर ये गेम खेलना चाहते हैं या फिर नहीं। फाइनली ज्यादा लोग इस गेम को स्टॉप करने का फैसला लेते हैं, इसलिए उन सभी को वापस घर भेज दिया जाता है। वापस लौटने पर जीहुन पुलिस स्टेशन में उस खतरनाक गेम के बारे में रिपोर्ट करता है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, सिवाय ऑफिसर हुआंग जुनहो के, जिसके भाई को भी ठीक वैसा ही कार्ड मिला था, और तब से उसका भाई गायब है। अपनी लाइफ में वापस लौटने के बाद सभी प्लेयर्स को ये एहसास होता है कि यहाँ पर तो वैसे भी उनकी जिंदगी नर्क है, लेकिन गेम में वापस लौटने के बाद वो एटलीस्ट पैसे जीत सकते हैं। जीहुन को पता चलता है कि उसकी माँ को डायबिटीज है, और अगर उनका इलाज सही टाइम पर नहीं हुआ तो उनका पैर काटना पड़ेगा। अपनी माँ का इलाज कराने के लिए जीहुन को पैसों की सख्त जरूरत थी, और उसे उन लोन शार्क्स के पैसे भी वापस करने थे। प्लेयर 199, जिसका नाम था अली अब्दुल, वो एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट था, जिसके बॉस ने उसे 6 महीनों से सैलरी नहीं दी थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो अपने बॉस को जख्मी करके पैसे लेकर भाग जाता है। जब सभी प्लेयर्स को वापस गेम का इनविटेशन आता है, तब कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर मैक्सिमम लोग वापस आने का फैसला करते हैं।
फिर वो गार्ड सभी प्लेयर को पिक करने आते हैं। जुनहो जीहुन का पीछा करता है और बाद में वो एक गार्ड को मारकर उसकी जगह ले लेता है और उसका मास्क पहन लेता है। उसे पता चलता है कि ये गेम एक रिमोट आइलैंड पर खेला जा रहा है। वापस गेम में एंटर करने के बाद जीहुन इस गेम को जीतने के लिए अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें वो प्लेयर 001, सांगवू, अली और सेबियोक को शामिल करते हैं। दूसरा गेम स्टार्ट होने से पहले उन सभी प्लेयर्स को एक शेप चूज करने को कहा जाता है। उन शेप्स को देखकर सांगवू समझ जाता है कि अगला गेम कौन सा है और वो अपने लिए सबसे आसान शेप चूज करता है, पर वो इस बारे में अपने टीम मेंबर्स को नहीं बताता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी जान प्यारी थी। सारे प्लेयर्स को उनके चूज किए गए शेप की शुगर कैंडी दी जाती है, जिसमें से उन्हें वो शेप अलग करना था और जीहुन ने सबसे डिफिकल्ट शेप चूज किया था, जो एक अम्ब्रेला था। इस गेम में जिस भी प्लेयर से वो शेप बिगड़ जाता है उसे तुरंत ही गार्ड्स द्वारा मार दिया जाता है। जीहुन एक खास टेक्निक का यूज करता है और उस कैंडी को लिक करते हुए दिए गए टाइम लिमिट में उस शेप को अलग करने में कामयाब हो जाता है और वो इस गेम को सक्सेसफुली पार कर लेता है। इन प्लेयर्स में प्लेयर 101 जो था वो एक गैंगस्टर था जिसका नाम था डियोक्सू और उसके ग्रुप के कुछ लोग दूसरे प्लेयर्स के हिस्से का खाना खा लेते हैं और जब उनमें से एक प्लेयर इस बात का विरोध करता है तब डियोक्सू उसे जान से मार देता है। वो गार्ड्स इस बात पर कुछ भी नहीं करते और उस मरे हुए प्लेयर को वहां से ले जाते हैं और प्राइज मनी और ज्यादा बढ़ जाती है। प्राइज मनी को बढ़ते हुए देखकर रात में लाइट्स ऑफ होने के बाद डियोक्सू और उसकी टीम सारे प्लेयर्स पर अटैक करते हैं ताकि प्लेयर्स कम हो जाए और प्राइज मनी और भी ज्यादा बढ़ जाए। जीहुन की टीम किसी तरह खुद को प्रोटेक्ट करती है और उसके बाद वो आपस में बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे का ट्रस्ट जीतते हैं। दूसरी तरफ जुनहो को ये पता चलता है कि कुछ गार्ड्स और प्लेयर 111 जो कि एक डॉक्टर था, उसकी मदद से वो उन मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें इल्लीगली बेच रहे थे। बदले में वो प्लेयर 111 को नेक्स्ट गेम के बारे में जानकारी देते थे। अगले गेम से पहले सभी प्लेयर्स को 10 लोगों की एक टीम बनाने को कहा जाता है और जीहुन की टीम में सेबियोक प्लेयर 240 जिसका नाम जियोंग था उसे शामिल करती है। वहाँ डियोक्सू को प्लेयर 111 की मदद से पता चलता है कि अगला गेम टग ऑफ वॉर है, इसलिए वो सिर्फ ताकतवर मर्दों को ही अपने टीम में लेता है और मिनियो को धोखा दे देता है। मिनियो जीहुन की टीम ज्वाइन करती है और फिर टग ऑफ वॉर गेम स्टार्ट होता है। इस गेम के दौरान डियोक्सू की टीम तो जीत जाती है, पर जीहुन की टीम का मुकाबला उस टीम से होता है जिनकी टीम में सारे स्ट्रॉन्ग मेल्स थे। लेकिन वो लोग प्लेयर 001 यानी कि उस बूढ़े आदमी के एडवाइस को फॉलो करते हैं जो कि उस गेम में काफी एक्सपीरियंस था। जीहुन की टीम सामने वाली टीम के थकने का इंतजार करती है और वो सारी ताकत एक साथ नहीं लगाते। वो लोग सांगवू के एडवाइस को फॉलो करते हुए उस गेम को जीत लेते हैं। इस गेम को जीतने के बाद जब सब वापस डॉर्मिटरी में आते हैं तब इस बार फिर रात में जीहुन की टीम बारी बारी से अपने टीम मेंबर्स को गार्ड करते हैं, पर इस बार डियोक्सू की टीम उन पर हमला नहीं करती है। यहाँ दूसरी तरफ फ्रंटमैन उन सारे गार्ड्स और प्लेयर 111 जो कि मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स को इल्लीगली बेच रहे थे उन्हें मार देता है। जुनहो फ्रंटमैन के रूम में पहुंचता है और उसे इस गेम की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चलता है। उसे ये भी पता चलता है कि ये गेम 1980s से खेला जा रहा है और उसके भाई इन्होंने भी इस गेम में पार्टिसिपेट किया था और वो ये गेम 2015 में जीत भी चुका है। दूसरी तरफ चौथा गेम शुरू होने से पहले सभी प्लेयर्स को एक पार्टनर चूज करने को कहा जाता है। जब गेम स्टार्ट होता है तब सभी को ये पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खेलना है। इस गेम में हर प्लेयर को 10 मार्बल्स दिए जाते हैं और उन्हें अपने अपोनेंट के साथ गेम खेलकर वो मार्बल्स जीतने हैं। अंत में जिस भी प्लेयर के मार्बल्स खत्म हो जाएंगे उस प्लेयर को मार दिया जाएगा। अब इस गेम में सांगवू अली के खिलाफ होता है और वो अली को बेवकूफ बनाकर उसके मार्बल्स ले लेता है, जिसके बाद बेचारा अली मारा जाता है। सेबियोक जियोंग की पार्टनर बनती है और जब जियोंग को ये पता चलता है कि सेबियोक अपने पेरेंट्स को नॉर्थ कोरिया से निकालना चाहती है और वो अपने भाई के साथ रहना चाहती है जो कि इस वक्त ऑर्फनेज में है, तब जियोंग खुद को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि सेबियोक इस गेम को जीत सके। यहाँ जीहुन को ये पता चलता है कि प्लेयर 001 का नाम इल्नाम है। जीहुन इल्नाम के साथ खेलता है और वो इल्नाम के भूलने की बीमारी का फायदा उठाता है और सारे मार्बल्स जीत लेता है, पर अंत में इल्नाम जीहुन को ये बताता है कि वो जानता है कि जीहुन उसकी बीमारी का फायदा उठा रहा है, पर इसके बावजूद वो जीहुन को जीतने देता है। इस गेम के खत्म होने के बाद जीहुन और सेबियोक अपने दोस्तों को खोकर काफी ज्यादा गिल्टी फील करते हैं। दूसरी तरफ वीआईपीज प्लेयर्स पर बैटिंग करने और इस गेम को लाइव देखने के लिए आते हैं। वहीं पर एक वीआईपी जुनहो को एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है जहां पर जुनहो उस पर गन पॉइंट करके उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करता है और फिर वो वहां से भाग जाता है।
इधर अगले गेम में प्लेयर्स को एक ग्लास ब्रिज पार करना होता है। इनमें से कुछ ग्लास टेम्पर्ड ग्लास से बने हुए थे और कुछ रेगुलर ग्लास से, जो कि उनका वजन नहीं झेल सकते। प्लेयर्स उन ग्लासेस को टेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच कई प्लेयर्स गलत ग्लास पर चढ़ने की वजह से नीचे गिरकर मारे जाते हैं। डियोक्सू आगे जाने से इनकार कर देता है और दूसरों को आगे जाने को कहता है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो, पर मिनी और डियोक्सू से बदला लेने के लिए उसे अपने साथ ही नीचे गिराकर मार डालती है। अब जितने भी प्लेयर्स बचे थे उनमें से एक प्लेयर एक एक्सपीरियंस्ड ग्लास वर्कर था जो ये पहचान लेता है कि कौन से ग्लासेस सेफ है, पर फ्रंट मैन लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो सही ग्लासेस ना पहचान पाए। अब क्योंकि एक ही ग्लास बचा था और टाइम निकला जा रहा था, सांगवू उस प्लेयर को गिराकर मार देता है और इस गेम में 3 ही लोग बचते हैं, जीहुन, सांगवू और सेब्योक। पर इस गेम के एंड में जब सारे ग्लासेस एक्सप्लोड किए जाते हैं तब सेब्योक बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन सेब्योक इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देती है। इस गेम के बाद तीनों ही सर्वाइवर्स को फॉर्मल कपड़े दिए जाते हैं और उन्हें एक अच्छा डिनर कराया जाता है। डिनर के बाद तीनों को ही एक नाइफ दिया जाता है। रात में जीहुन सेब्योक से कहता है कि उन्हें मिलकर सांगवू को मार देना चाहिए, क्योंकि सांगवू इस गेम को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे पहले सांगवू उन्हें मारे, उन्हें मिलकर सांगवू को ही मार देना चाहिए। पर सेब्योक जीहुन को समझाती है और उसे ये प्रॉमिस करने को कहती है कि उन दोनों में से जो भी जीतेगा वो दूसरे की फैमिली का ध्यान रखेगा। रात में जब सांगवू सो रहा होता है तब जीहुन सांगवू को मारने वाला होता है, पर सेब्योक उसे रोक लेती है और कहती है कि वो कोई कातिल नहीं है। चोट की वजह से सेब्योक की हालत खराब होने लगती है और जीहुन मदद के लिए उन गार्ड्स को पुकारता है और इसी दौरान सांगवू सेब्योक को मार डालता है। जीहुन गुस्से में सांगवू को मारने की कोशिश करता है पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ जुनहो एक दूसरे आइलैंड पर पहुंचता है, लेकिन फ्रंटमैन और कुछ गार्ड्स उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेते हैं। फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है और जुनहो को ये पता चलता है कि फ्रंटमैन दरअसल उसका भाई इन्हो है। इन्हो जुनहो को गेम ज्वाइन करने को कहता है पर जुनहो मना कर देता है और तभी इन्हो जुनहो को शूट कर देता है, जिसके बाद जुनहो इस क्लिफ से नीचे गिर जाता है। इधर फाइनल स्क्विड गेम शुरू होता है जिसमें जीहुन और सांगवू एक दूसरे से फाइट करते हैं। काफी कोशिश करने के बाद जीहुन सांगवू को ओवर पावर कर लेता है पर वो उसकी जान नहीं लेता है। जीहुन सांगवू से ये कहता है कि वो दोनों मिलकर थर्ड क्लॉज के अकॉर्डिंग इस गेम को रोक सकते हैं और प्राइज मनी के बिना ही घर वापस जा सकते हैं, पर सांगवू गिल्ट में आकर खुद को मार डालता है। इसके बाद जीहुन को वापस सियोल भेज दिया जाता है और उसे एक कार्ड दिया जाता है जिसमें पूरा प्राइज मनी था। घर जाने के बाद जीहुन ये देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। 1 साल बाद भी जीहुन अब भी काफी गिल्ट और ट्रॉमा में होता है और अब तक उसने प्राइज मनी का 1 पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसे एक इनविटेशन कार्ड आता है और जब वो उस पते पर जाता है तब उसे वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे ब्रेन ट्यूमर था और जिसने उसके साथ उस गेम में पार्टिसिपेट किया था। इल्लाम जीहुन को ये बताता है कि उसी ने इन गेम्स को बनाया था ताकि वो अपने जैसे अमीर लोगों को एंटरटेन कर सके, और क्योंकि ये गेम्स बच्चों के थे इसलिए नॉस्टैल्जिया के चलते उसने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था। मरने से पहले इल्लाम जीहुन से शर्त लगाता है कि क्या आधी रात तक उस आदमी को मदद मिलेगी जो नीचे सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। जीहुन ये शर्त जीत जाता है क्योंकि उस आदमी को बचा लिया जाता है, जिसके बाद इल्लाम की मौत हो जाती है। इसके बाद जीहुन सेब्योक के छोटे भाई को ढूंढकर उसे सांगवू की माँ के पास छोड़ देता है। साथ ही वो अपनी प्राइज मनी से कुछ पोर्शन सांगवू की माँ को देता है ताकि वो सेब्योक के भाई का ख्याल रख सके। इसके बाद जीहुन अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएस जाने का प्लान करता है और एयरपोर्ट पर जाते वक्त वो स्टेशन पर उसी सेल्समैन को देखता है जो अब किसी और के साथ दागची खेल रहा था। जीहुन उस सेल्समैन को रोकने जाता है पर वो सेल्समैन वहाँ से चला जाता है। जीहुन उस प्लेयर से वो इन्विटेशन कार्ड ले लेता है और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। एयरपोर्ट पर जीहुन उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और ये पूछता है कि ये गेम आखिर कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, पर जवाब में जीहुन को इससे दूर रहने को कहा जाता है। जीहुन प्लेन में बैठता ही नहीं है और वो वापस लौट जाता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो इस खतरनाक गेम को रोक कर ही रहेगा और सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी स्क्विड गेम सीजन 1 की पूरी कहानी। अब सीजन 2 में जीहुन एक बार फिर इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा, पर इस बार गेम को रोकने के लिए। रहा सवाल ये कि सीजन 2 में आखिर कौन से गेम्स होंगे, तो इस शो के डायरेक्टर वॉन्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सीजन 1 की ही तरह सीजन 2 में भी सारे गेम्स जो है वो बच्चों के गेम्स होंगे, जो काफी सिंपल और समझने में भी आसान होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।